नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम रीट के लिए शिक्षण विधियों के प्रकरण को पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि रीट में 2 यूनिट हैं जिसमें से 10 नंबर के सवाल आने वाले होते हैं। पहली यूनिट के सभी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और उनकी प्रश्नोत्तरी भी हमने कर ली है। पहली यूनिट जो कि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट के नाम से है, उसका अंतिम टॉपिक जो हमने पढ़ा था समालोचनात्मक चिंतन का विकास। आज इसकी प्रश्नोत्तरी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो संभावित प्रश्न बनते हैं इस प्रकरण में से, आज उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इस वाली यूनिट में से, इस वाले टॉपिक में से परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे समालोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा है कि समालोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पहले अपन ऑप्शन पढ़ेंगे कि किसी अवधारणा के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार करना, किसी अवधारणा की लगातार आलोचना करना, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प देखने के बाद में आपका ध्यान उस टॉपिक पे जाता है कि वास्तव में समालोचनात्मक चिंतन है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों छात्रों को पढ़ाया जाता है। वो सारी चर्चा हम अपनी इस क्लास में पहले कर चुके हैं। अब सीधे सीधे पूछ रहा है शाब्दिक अर्थ है, तो बस आपको जैसे ही शुरू में अर्थ एवं परिभाषा वाले टॉपिक में बताया था कि समालोचनात्मक चिंतन का मतलब है जब कोई व्यक्ति या छात्र किसी भी समस्या के या किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करता है, पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा करके एक सटीक निर्णय पर पहुंचता है, सटीक निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचता है, उसको कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन। ये समालोचनात्मक चिंतन। अब कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सोचते हैं कि इसमें जो आलोचना ये शब्द है, यहाँ आलोचना का मतलब केवल और केवल बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बोलने में बोल देते हैं कि उसने उसकी आलोचना की, लेकिन जब हम इस विषय को पढ़ते हैं या इस प्रकरण को जब हम पढ़ते हैं, ये शब्द की जब अपन व्याख्या करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आलोचना और समालोचना दोनों शब्द एक ही परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका अर्थ होता है कि किसी भी समस्या के पक्ष विपक्ष दोनों को देखते हुए एकदम सटीक निष्कर्ष पर पहुंचना या निष्पक्षता के साथ उस समस्या का सही मुख्य कारण क्या है, क्या होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पर हम निष्कर्ष पर निष्पक्ष रूप से पहुंचते हैं। तो देखिए, किसी अवधारणा के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना, ये एकदम सही है। किसी अवधारणा की लगातार आलोचना करना, ऐसा नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन में केवल आलोचना नहीं करते लगातार, इसलिए दोनों विकल्प हो नहीं सकते और इनमें से कोई नहीं भी हो नहीं सकता, क्योंकि एक इसका आंसर है। इसलिए इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समालोचनात्मक चिंतन में पाया जाता है। अभी समालोचनात्मक चिंतन के गुण की बात कर रहा है। पहले विकल्प पढ़ेंगे कि आलोचना के साथ चिंतन करना। अब यहाँ आलोचना के साथ चिंतन कर रहे हैं। अवधारणा के पक्ष विपक्ष पर विचार करना, वैज्ञानिकता का समावेश करना, उपर्युक्त सभी। एक तो उपर्युक्त सभी है ऑप्शन में, इसलिए, और चाहे नहीं है तो भी हम एक बार विचार करते हैं। इन सारे समालोचनात्मक चिंतन हमने पढ़ा है कि आलोचना के साथ चिंतन, बिल्कुल आलोचना का मतलब पक्ष विपक्ष पर चर्चा करते हुए चिंतन करना या किसी भी अवधारणा के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना, वही बात है। और वैज्ञानिकता का समावेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समालोचनात्मक चिंतन विद्यार्थियों में या जिस भी व्यक्ति में जो समालोचनात्मक चिंतन करता है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। इसलिए ये तीनों ही विकल्प सही है, इसलिए उत्तर आएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग किया जाता है। अब ऐसे प्रश्नों में चाहे वो शब्द में आलोचनात्मक चिंतन कहे या समालोचनात्मक चिंतन, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आलोचनात्मक कहिए चाहे समालोचनात्मक कहिए, यहाँ एक ही अर्थ है इसका। वो पूछ रहा है किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। अकादमिक यानी कि एकेडमिक शैक्षणिक क्षेत्रों में, कार्यस्थल पर जहां आप जॉब करते हैं, काम करते हैं वहां, या दैनिक जीवन में। प्रश्न पढ़ लिया, अब पूछ रहा है विकल्प केवल एक और तीन, 2 और 3 या 1 2 3।
आलोचनात्मक चिंतन को एक बार आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में ये लागू होता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अकादमिक क्षेत्र हो, चाहे हम कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ हो, और चाहे हमारा दैनिक जीवन हो, सामान्य रूप से हम हर जगह पक्ष और विपक्ष को देखते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं और उचित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए ऑप्शन जहां तीनों है ऑप्शन में वो इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया, हमने समालोचनात्मक चिंतन से पहले चिंतन की प्रक्रिया पढ़ी। समालोचनात्मक चिंतन चिंतन का ही एक प्रकार है। तो चिंतन की प्रक्रिया में क्या होता है कि समस्या होती है कोई, और उस समस्या के समाधान तक या समाधान होने तक व्यक्ति जो मानसिक क्रिया करता है वो चिंतन की प्रक्रिया होता है। वो कह रहे हैं इस चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? चित्र, प्रतीक या चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं और भाषा। अब हमें पता है चिंतन के हमने क्या पढ़े थे? उपकरण पढ़े थे। हमने चिंतन के उपकरण पढ़े थे। आपको याद होगा चिंतन के उपकरण या तत्व, जब व्यक्ति चिंतन करता है तो उसको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जो कि पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, संकेत इत्यादि रूपों में उसके सामने होते हैं, जिन पर हमने चर्चा की थी। तो हमें पता है चित्र वो काम में लेता है, चिंतन की प्रक्रिया में कोई चित्र आ गया उसके बारे में सोचता है, ठीक है। प्रतीक और चिन्ह भी वो डिफाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर किसी समस्या के किसी चीज को संबोधित करने के लिए कोई वो पर्टिकुलर प्रतीक या चिन्हों को निर्देशित कर लेता है। अच्छा, भाषा भी एक तरह का प्रतीक होती है। भाई भाषा क्या है? सिंबल ही तो है। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। और अगर मैंने जैसे भाषा में मैंने ऐसे लिखा आ, तो आप समझ जाओगे वर्णमाला का कोई अक्षर आ है, और अगर मैंने इसमें मैं जोड़ दिया आम, तो आपको एक फल नजर आ जाएगा, मैंगो, आम। तो ये भी एक तरह का प्रतीक है। पर मांसपेशीय क्रियाएं, मांसपेशियों की जो क्रिया है उनका चिंतन में सबसे कम योगदान है। मांसपेशियां का मतलब मस्कुलर सिस्टम जो हमारा होता है, हाँ मानसिक प्रक्रिया जरूर है, पर उसमें ये हमारी मांसपेशियां कोई काम नहीं करती हैं या बहुत कम काम करती हैं, इसलिए उत्तर होगा सी। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समालोचनात्मक चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय आप है या नहीं है पर जरूर प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। अभी कह रहे हैं समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वो भी सकारात्मक। तो सशक्त प्रेरणा ये समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, और वो सकारात्मक रूप से, क्योंकि अगर हमें मोटिवेशन होगा, प्रेरणा होगी, तो हम समालोचनात्मक चिंतन करने में कामयाब होंगे और सही तरीके से समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। बिना प्रेरणा के चिंतन में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। संवेग होते हैं, बिल्कुल व्यक्ति के अंदर बहुत सारे संवेग होते हैं जो उसके समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करते हैं, महत्वपूर्ण कारक है। दंड देना, अगर मान लो कोई किसी को दंड दे रहा है समालोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में, तो समालोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया प्रभावित तो होगी, पर सकारात्मक रूप से नहीं बल्कि नकारात्मक, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी दंड देने से। वो मतलब समालोचनात्मक चिंतन नहीं कर पाएगा विद्यार्थी या व्यक्ति। ध्यान एवं रुचि तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन करते समय हमें रुचि होगी और हम ध्यान से काम करेंगे, तो उस समालोचना का, उस चिंतन का बिल्कुल सटीक परिणाम हमारे सामने होगा। तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी, दंड देना। अगला प्रश्न, समालोचनात्मक चिंतन की कौन सी विधा वातावरण निर्माण का कार्य करती है? अब देखिए यहां विधा का मतलब ये आप ये मानो, इसको मेथड मान लो, तरीका मान लो, इसको आप विधि भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने समालोचनात्मक चिंतन के विकास करने की 5 विधियां इस अध्याय में पढ़ी थी समालोचनात्मक चिंतन में, कि कैसे वार्म अप, देखो 4 का नाम तो यहाँ दे ही रखा है। वार्म अप विधि होती है, चर्चा विधि होती है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती है, और मौन खंडन विधि होती है एक और विधि। और यहीं पे आप लिख सकते हैं भूमिका निर्माण विधि, भूमिका निर्वाह
रोल प्लेइंग मेथड, भूमिका निर्वाह कौन सी विधि होती है? रोल प्लेइंग मेथड होता है। तो इन 5 विधियों से व्यक्ति के समालोचनात्मक चिंतन को विकसित किया जा सकता है इन विधियों के माध्यम से। तो अब वो कह रहा है कि कौन सी विधि है इनमें से जो वातावरण निर्माण का कार्य करती है, समालोचनात्मक चिंतन की ऐसी कौन सी विधि है जो उसका माहौल तैयार करती है। तो आपको सारी विधियां पढ़ी हुई हैं, आप देख लेते हैं एक बार। चर्चा विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में क्या होती है? आपसी चर्चा होती है और चर्चा के माध्यम से वो किसी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क विधि ये बच्चों में करके सीखने के सिद्धांत पे काम करती है। करके सीखना मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चे के दिमाग में इस विधि को एक ग्रुप बना करके सामूहिक रूप से ग्रुप बना दिया जाता है 4-5 बच्चों का। उनको कोई समस्या दी जाती है, टीचर केवल उनको एक तरह से मार्गदर्शक की तरह काम करता है, बच्चे सक्रिय रह के काम करते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। मस्तिष्क में इस जैसी उनकी समस्या उनको मिलती है तो उनके मस्तिष्क में एक उद्वेलन, झंझावात, तूफान आ जाता है कि कैसे इस समस्या को जल्दी से सही या इस समस्या से निजात पाई जाए या इसका समाधान खोजा जाए। मौन खंडन विधि, ये मौन खंडन विधि क्या होती है कि बच्चे जब बहुत सारे क्लास में कक्षा में होते हैं तो किसी भी विषय पर प्रत्येक बच्चे से पूछा जाता है और उनको ये मना किया जाता है कि एक बच्चे के द्वारा बताई गई या अभिव्यक्त की गई चीज दूसरा बच्चा रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ बस केवल हर बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है, यानी कि इसमें चुप्पी तोड़ना। बच्चे जो चुपचाप सुनते हैं, मूक दर्शक बने सुनते रहते हैं ना, उस चुप्पी को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। इसलिए इसको मौन का खंडन करना, जो चुपचाप बैठे रहते हैं उनको तो खंडन, कि भैया कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक भूमिका निर्वाह विधि होती है जिसमें रोल प्लेइंग मेथड होता है कि जैसे मान लो कोई समस्या आप समझा रहे हैं और उस समस्या में उस व्यक्ति को आपने जैसे राजा बना दिया तो वो राजा की तरह सोचेगा, तो निश्चित रूप से उसमें राजा के गुण भी विकसित होंगे और राजा किस तरह की समस्याओं से घिरा रहता है इस तरह की चीज भी उसको सीखने को मिलेगी। अब बची वार्म अप विधि। ये वार्म अप विधि क्या होती है? ये इसका सही उत्तर यही है कि वातावरण निर्माण का कार्य करती है। ये समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचती है, केवल बच्चों में जैसे कोई भी खेल खेलने से, वैसे इसको खेल से संबंधित किया गया है इस विधि को। कोई भी जब अपन खेल करते हैं, मतलब खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं तो उससे पहले वार्म अप किया जाता है। जैसे अब बहुत रेस करने वाला एथलीट रेस करता है तो पहले एकदम से तेज रेस नहीं करता, वो पहले धीरे धीरे जॉगिंग करके अपने आप की बॉडी के टेम्परेचर को और बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन, मतलब वो करने लगेगा तो वार्म अप हो जाएगा। तो ये इस विधि में भी क्या होता है कि कोई भी समस्या है, उस समस्या का बीज बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है ताकि अब उसको समस्या का हल निकले चाहे ना निकले, पर वो उस समस्या पर सोचने जरूर लग जाता है, एक माहौल तैयार कर दिया जाता है। इसलिए वार्म अप विधि में वातावरण निर्माण का कार्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में सबसे कम उपयोग की जाने वाली विधि है। किसी बालक की समस्या के कारण, किसी बच्चे की समस्या के कारणों को ढूंढना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम है, आसान काम नहीं है कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा या बच्चा शैतानी कर रहा है या बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसकी समस्या का कारण ढूंढो। ये समस्या का कारण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है, सबसे कम उपयोग में ली जाने वाली विधि। प्रयोगात्मक विधि तो बहुत अच्छी विधि है। प्रयोगात्मक विधि से प्रयोग करके बच्चे पे अपन बहुत सारे टेस्ट करते हैं, प्रयोग करते हैं तो पता चल जाता है कारण का। व्यक्ति इतिहास विधि भी बहुत अच्छी विधि है। इसमें व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करके, उसका इतिहास देख करके, उसकी पुरानी चीज़ों के सिम्टम्स देख करके, लक्षण देख करके समस्या के कारण को ढूंढा जा सकता है। एक निरीक्षण विधि है कि कोई व्यक्ति, आप उसको एक तरह साइलेंटली वॉच कर रहे हो, उसको पता नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है और आप बच्चे की एक्टिविटीज़ को देख रहे हो, उससे भी बच्चे की समस्या के कारणों को आप ढूंढ सकते हो। लेकिन इसमें परीक्षण जो विधि है, एक तरह से परीक्षा प्रणाली भी इसको बोल सकते हैं। परीक्षा प्रणाली से पता नहीं चलता वास्तव में कि बच्चे की समस्या क्या पता उसने टीप करके, नकल करके उस आंसर को लिख लिया हो, तो हमें पता नहीं चलता कि उस बच्चे का मानसिक लेवल, उसकी समस्या का कारण क्या है एग्जैक्टली। तो ये सबसे कम काम में ली जाती है विधि इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतन का साधन है। अच्छा प्रश्न है, चिंतन का साधन। अब यहां साधन को आप उपकरण भी लिख सकते हैं, तत्व भी लिख सकते हैं,
चिंतन के फैक्टर, तत्व क्या है, कौन कौन सी चीजें चिंतन में काम में ली जाती है। अभी हमने बात की थी प्रत्यय, संकेत, अवबोध, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल ये तीनों ही चीजें चिंतन की प्रक्रिया में काम में ली जाती हैं। तो इनका उत्तर होगा ये प्रत्यय, क्योंकि हमने पढ़ा पदार्थ, प्रत्यय, इमेज, प्रतिमाएं होती हैं, ये सारी चीजें चिंतन के साधन है, यानी कि चिंतनकर्ता को मैटर प्रदान करती है, चिंतनकर्ता को आगे की प्रक्रिया में ले जाती हैं। ये सारी चीजों के माध्यम से व्यक्ति चिंतन कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न, चिंतन का कौन सा उपकरण उद्दीपक की तरह कार्य करता है। देखिए उद्दीपक, आपने साइकोलॉजी में खूब उद्दीपक पढ़ा होगा, है ना। तो उद्दीपक क्या होता है, जो हमें उद्दीप करता है, जो हमें एकदम सचेत करता है, हमें सक्रिय करता है, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसको उद्दीपक को प्रेरक भी आप बोल सकते हैं। तो चिंतन का कौन सा उपकरण उद्दीपक का कार्य करता है। तो सबसे पहले इसमें पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिमाएं और सूत्र। सबसे पहले वो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, ये उद्दीपक का कार्य करता है। आप याद रखना, थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें हैं तो आपको इनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि चिंतन का उपकरण है पदार्थ या मैटर, ये उद्दीपक का कार्य करता है। हमने एग्जाम्पल बताया भी था आपको कि जिस तरह आपके पास कोई आर्थिक समस्या है आपकी, और उस आर्थिक समस्या में आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है और आपको पता है किसी दोस्त की लॉटरी खुली उसी समय, तो उसका जो लॉटरी खुलना या उसके पास पैसे आना आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि यार दोस्त से पैसे मांग लिए जाने चाहिए। तो इस तरह वो जो मैटर है उसको कहते हैं पदार्थ। तो जिस पदार्थ की जो समस्या है, आपकी समस्या का जो मूल कारण क्या है, पैसा नहीं है, और आपको प्रेरक दिख गया कहीं, या उद्दीपक दिख गया या पदार्थ दिख गया, तो वो आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ये प्रेरक होते हैं। प्रत्यय होते हैं कॉन्सेप्ट, और प्रतिमाएं इमेजेस इनको बोलते हैं, और सूत्र फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, ये गणित और विज्ञान में काम आते हैं। गणित और विज्ञान में काम आते हैं। ये जो प्रत्यय होते हैं ये सामान्य विचार होते हैं किसी वस्तु से संबंधित, सामान्य विचार, कॉन्सेप्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी आपकी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति से संबंधित भी हो सकते हैं ये। तो कोई भी व्यक्ति और वस्तु से संबंधित सामान्य विचार जो होते हैं उनको कहा जाता है प्रत्यय। और इमेजेस या जो प्रतिमाएं होती हैं ये होती हैं व्यक्ति के पूर्व अनुभव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये तो नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हालांकि पदार्थ से समस्या शुरू होती है हमारी, उद्दीपक का कार्य करता है, शुरू यहीं से होता है, पर इसमें प्रतिमाएं बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, जो व्यक्ति के पूर्व अनुभव होती है, ये हमें समस्या का समाधान ढूंढने के का प्रयास करती हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि भले ये वाला जो वर्ग है, या जैसे आर्थिक समस्या हुई किसी को, मुझे पता है कि रिश्तेदार या जो उस व्यक्ति के रिश्तेदार इस समस्या का हल नहीं कर सकते, तो एक सामान्य विचार या कहे कि उसका पूर्व अनुभव हो गया, यानी पहले भी उसने इस तरह की समस्याएं जब आई तो अपने रिश्तेदारों को चेक किया होगा, उनसे मदद मांगी होगी, तो उनको क्या हुआ, पूर्व अनुभव हो गया कि यार मेरे रिश्तेदार तो मेरी मदद नहीं करेंगे। तो एक समस्या का समाधान ढूंढने में उसको पता चलता है कि यार पहले दोस्तों से प्रयास कर लिया जाए बजाय रिश्तेदारों के। तो इस तरह की चीजें होती हैं। प्रश्न है कि उद्दीपक का कार्य, तो यहां तो आएगा पदार्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति के पूर्व अनुभव, देखो ये आ गया प्रश्न, चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति के पूर्व अनुभव किस रूप में विद्यमान रहते हैं। ये अभी हमने पढ़ा है, भाषा के रूप में, प्रतिमा के रूप में, प्रत्यय के रूप में और संकेत के रूप में। अभी हमने पढ़ा है कि ये व्यक्ति के क्या होते हैं, पूर्व अनुभव होते हैं, जो प्रतिमाओं के रूप में विद्यमान होते हैं, पूर्व अनुभव। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें पता है, अभी हमने चर्चा की इस पे, प्रतिमा या इसको स्टैचू बोलते हैं, तो ये प्रतिमाएं उसके पूर्व अनुभव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उच्चतम प्रकार का चिंतन माना जाता है। जब हमने चिंतन पढ़ाया था तो चिंतन के भेद पढ़ाए थे खूब सारे, उन चिंतन के भेदों में हमने चर्चा की थी सर्वोच्च चिंतन की। आपको याद होगा कि सर्वोच्च चिंतन कौन सा है। देखिए ऑप्शन है तार्किक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, मूर्त चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो इसमें
तार्किक चिंतन क्या होता है कि लॉजिकल होता है, बिल्कुल वैज्ञानिकता इसमें एकदम प्रामाणिकता होती है, वैज्ञानिकता होती है। काल्पनिक चिंतन में कल्पना होती है, कहीं भी आपको ले जा सकती है, इसका कोई क्षेत्र निश्चित नहीं रहता, कहीं भी चला जाता है आदमी कल्पना करते करते। मूर्त चिंतन केवल ये सीमित होता है, इसलिए ये उच्चतम नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ें मूर्त हैं हमारे सामने तो इसलिए सीमित हो गया, उन्हीं के बारे में चिंतन कर सकते हैं। और अभिसारी चिंतन भी एक तरह का संकीर्ण चिंतन है, जैसे कि विकल्प वाली जो परीक्षाएं होती हैं, वैकल्पिक परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, 4 विकल्प आपके सामने होते हैं, A B C D। अब इन चारों में से ही एक उत्तर करना पड़ता है आपको, तो इस तरह ये भी एक तरह से संकीर्ण विचारधारा हो गई, इसलिए सबसे उच्च या सर्वोच्च चिंतन माना जाता है तार्किक चिंतन को। सर्वोच्च चिंतन किसको माना जाएगा? तार्किक चिंतन को, क्योंकि वैज्ञानिकता होती है, प्रामाणिकता होती है तार्किक चिंतन में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है चिंतन में सहायक है। अब चिंतन में सहायक, अब इसके उपकरण कह सकते हो या कोई भी चीज जो भी चिंतन में हमें सहायता करती है, पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, अंतर्दृष्टि और उपर्युक्त सभी। देखिए उपर्युक्त सभी है और उसके अलावा नहीं भी है तो भी हम देख सकते हैं। पूर्व दृष्टि का मतलब होता है पूर्व यानी पहले की, पूर्व के अनुभव भी हो सकते हैं ये आपके, यानी कि अतीत की घटनाएं भी हो सकती हैं, आपका अतीत है ये। पश्चात दृष्टि का मतलब क्या होता है? भविष्य के लिए सोच, भविष्य का विचार। आज का हर आदमी अपने भविष्य को संवारने में लगा हुआ है कि मुझे नहीं पता कल क्या होना है, पर फिर भी आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने फ्यूचर को बनाने में लगा हुआ है कि मैं ये जा करके ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बड़ा सारा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़े सपने होते हैं। तो ये पश्चात दृष्टि होती है। एक होती है अंतर्दृष्टि, जो इन दोनों के बीच की प्रक्रिया होती है, ये हर समय यानी कि ये वर्तमान होती है। ये मान लो आप, ये देख लो, ये तो अतीत से संबंधित है, ये भविष्य से संबंधित है और ये वर्तमान से। अंतर्दृष्टि को सूझ का सिद्धांत या सूझ भी बोलते हैं, सूझबूझ, यानी कि कोई भी समस्या आपके सामने आई और उस समस्या का निराकरण आप एकदम थोड़ा सा विचार करके और निकाल लेंगे, तो ये तीनों ही एक तरह से चिंतन की प्रक्रिया में सहायक है। उत्तर होगा डी। चिंतन एक प्रक्रिया है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक। देखो चिंतन की प्रक्रिया में हमने पढ़ा था, इसके हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, तो सीधे सीधे इसकी विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है ये। तो हमने पढ़ा था कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, दिखाई नहीं देती है, मानसिक भी बोल सकते हैं, अमूर्त भी बोल सकते हैं, अप्रकट व्यवहार भी इसको बोला जा सकता है, अप्रकट व्यवहार जो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया है? मानसिक, अमूर्त, अप्रकट व्यवहार है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना चाहिए, होना क्यों सीखना चाहिए? अब देखो, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक, पहली चीज तो इस शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब हमने क्लास में समझाया था कि समालोचनात्मक शब्द का ही अन्य नाम है विवेचनात्मक, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका अर्थ मतलब है समालोचनात्मक, ठीक है, इसका अर्थ समालोचनात्मक है। तो क्यों विद्यार्थियों को समालोचनात्मक होना चाहिए? आप दैनिक ऑप्शन मत पढ़ो, आप दैनिक जीवन पे जाएंगे तो दैनिक जीवन में आप ये देखेंगे कि हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आती है, अगर हम उनका एक पक्षीय दृष्टिकोण रख करके समाधान करेंगे तो हमारा फ्यूचर या हमारा वर्तमान सब कुछ बिगड़ सकता है। हमें हर समस्या के पक्ष और विपक्ष, उसके अच्छे और बुरे, उसके उचित और अनुचित, उसके गुण और अवगुण, हर चीज, हर पहलू को हमें दृष्टिपात उस पर करना होगा, उसको समझना होगा, देखना होगा, तब जाकर के हम बहुत सटीक निष्कर्ष निकालेंगे और अपने जीवन को आसान बनाएंगे। इसका मतलब जैसे ये भी है कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने ही दुख आए, चाहे कितने ही सुख आए, सुखों में ज्यादा एकदम उत्साहित नहीं होना चाहिए और दुखों में घबराना नहीं चाहिए। उसको एक समग्र समशील दृष्टि उसको रखनी चाहिए, उसको एक तरह से बहुत एक मतलब उसको अपनी प्रज्ञा का ध्यान रख करके एकदम एक
फ्रिक्वेंटली व्यवहार ऐसा करना चाहिए, एकदम ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसके व्यवहार में नहीं होना चाहिए कि एकदम से खुश हो गया, एकदम से नाराज हो गया, एकदम से, ये नहीं, बिल्कुल ये इस तरह उसको रहना है। अब देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना है? एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर वे दोषदर्शी होने के लिए। केवल अगर कमियों को ढूंढने लग गए, दोषों को ढूंढने लग गए तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। लोग, कोई आप घर में, दोस्त, अपने सर्कल में, अपने जॉब पे लोगों में कमियां ढूंढने लगे तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो समालोचनात्मक दृष्टि का गुण है ही नहीं। समाज में यथाशक्ति बनाए रखना, भाई समाज में जैसी स्थिति है वैसी, अब स्थिति इसने स्पष्ट नहीं की खराब है कि अच्छी है, तो ये भी गलत है। समालोचनात्मक दृष्टि अगर आपने अपनाई और जैसी स्थिति है वैसी चल रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है कि व्यक्ति की स्वयं की जिंदगी से मुद्दे कैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन बचा ए, यानी कि उसको एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए सिखाया जाता है कि भैया चाहे कितने दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, समग्र दृष्टि रखना, एक समशील दृष्टि रखना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, चाहे कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे या ना करे, आपको सबके साथ उचित और अच्छा व्यवहार करना है। इस सामाजिक अध्ययन में, इस समालोचनात्मक चिंतन वाले प्रकरण में ये चीज विद्यार्थियों को पता चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन की विशेषता है। समालोचनात्मक चिंतन की क्या विशेषता है कि चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है, या उपर्युक्त सभी। एक तो उपर्युक्त सभी आ गया। दूसरा, समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं में बिल्कुल ये कौशल है, हर व्यक्ति को, यानी कि जिसमें नहीं है इस तरह की दृष्टिकोण, विकसित नहीं है समालोचनात्मक चिंतन करना, उसको नहीं आता है, तो सिखाया जा सकता है। यानी कि एक तरह से एक ऐसा कौशल है, स्किल है जो व्यक्ति को सिखाई जा सकती है, और वाकई समालोचनात्मक चिंतन जिस व्यक्ति में ये कौशल है वो अपने जीवन को बहुत आसान बना सकता है। इसलिए ये बात तो सही है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये भी इसकी विशेषता है चिंतन की। यस, बिल्कुल मानसिक प्रक्रिया या अप्रकट व्यवहार। और तीसरा है चिंतन मानव का बिल्कुल विशिष्ट, मानव का एक विशिष्ट गुण है, ये भी सही है। इसलिए इसमें उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इन उत्तरों के बजाय सबसे जो आंसर है सारे के सारे ही सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। यह कथन, सीधा सीधा कथन पूछा है, हालांकि इसमें चिंतन को इच्छा संबंधी प्रक्रिया माना है। और असंतोष जब व्यक्ति के मन में होता है तो एक तरह से असंतोष कह दो, समस्या का जन्म ही उस असंतोष से होता है। संतुष्टि नहीं होती है व्यक्ति को तो समस्या चलती है। तो इच्छा संबंधी प्रक्रिया मानने वाले रायबर्न, वॉरेन, गैरेट या रिस्क, तो इनमें से उत्तर होगा रायबर्न। फैक्चुअल प्रश्न है, याद कर लेना आपको। अगला, समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक, तो पहले तो प्रभावित करने वाले कारक आपको पता होना चाहिए और कौन सा नहीं है। बिल्कुल ध्यान और रुचि से काम करेंगे तो समालोचनात्मक चिंतन अच्छी तरह से कर पाएंगे, सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे, ये तो सही है। प्रेरणा, सशक्त प्रेरणा होना भी जरूरी है। अगर व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा समालोचनात्मक चिंतन के लिए तो उसकी दिशा से भटक जाएगा। सतर्कता एवं लचीलापन, ये भी जरूरी है, एकदम आपको अटेंटिव रहना है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहना है। ऐसा नहीं कठोरता से आप, तो अगर कठोर रहेंगे तो या तो पक्ष में झुक जाएंगे किसी समस्या के या फिर विपक्ष में चले जाएंगे। इसलिए तीनों की तीनों ही प्रभावित करने वाले कारक है। नहीं है पूछ रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई, मतलब पूछ रहा ना कारक कौन सा नहीं है, तो ये तो है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये इसका उत्तर हो जाएगा कि भैया ये तो सभी कारक है, ऐसा कोई कारक इसमें है ही नहीं जो प्रभावित नहीं करता हो। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक उद्वेलन विधि के जनक कौन है? ऑसबर्न, रायबर्न, रिचर्ड सचमैन और एडगर डेल। आपने
ये पढ़ा होगा शिक्षण विधियों में, और इस चारों चर्चित नाम है। राय वर्ण की चर्चा हम अभी कर चुके हैं। इन्होंने समालोचनात्मक चिंतन की परिभाषा दी है। समालोचनात्मक चिंतन या कहे कि चिंतन की परिभाषा दी है, और इन्होंने ये बताया है कि चिंतन का प्रारंभ असंतोष से होता है। अभी हमने इनकी परिभाषा पढ़ी है। ऑसबर्न, रिचर्ड सचमैन और एडगर डेल शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिक्षाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। ओहियो यूनिवर्सिटी यूएसए के शिक्षा शास्त्री हैं ये, और इनको जाना जाता है अनुभव शंकु के लिए। कई बच्चों को सिर्फ इतना पता है कि एडगर डेल अनुभव शंकु, लेकिन ये अनुभव शंकु है क्या, इसकी चर्चा मतलब इसका उनको पता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकरण की चर्चा करेंगे अब हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड वाले टॉपिक में सीधे जुड़ा हुआ है एडगर डेल, वहां चर्चा करेंगे। रिचर्ड सचमैन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये परीक्षा प्रतिमान मॉडल दिया था इन्होंने, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। परीक्षा शिक्षण या प्रशिक्षण दोनों में काम आता है, शिक्षण में भी काम आता है और प्रशिक्षण में भी। तो परीक्षा शिक्षण प्रतिमान या मॉडल को दिया था रिचर्ड सचमैन ने। ये टॉपिक भी अपने सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। इसकी चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियोस में। अब बचे केवल ऑसबर्न। बिल्कुल, ये ऑसबर्न इसके जनक हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि के। इन्होंने ही पहली बार मस्तिष्क उद्वेलन विधि का मतलब इन्होंने जन्मदाता इनको माना जाता है। पहली बार इन्होंने इस विधि को कि बच्चों में खोज की प्रवृत्ति, बच्चों के दिमाग को ऐसे मतलब ऐसी समस्या उनके दिमाग में डालो कि बच्चा करके सीखे, और बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि है। तो बच्चों में मौलिक चिंतन, देखो मौलिकता बहुत जरूरी है, तो मौलिक चिंतन का विकास करने के लिए ऑसबर्न ने इस विधि को दिया था, और ये बहुत ही अच्छी विधि है जिसकी अपन शिक्षण विधियों में और चर्चा करेंगे, और हम एक बार चर्चा इसकी कर चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। 4 प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रश्न है जो समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करेगा। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय बताइए। भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। महिलाओं पर कार्य का दुगना बोझ है, और सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य। अब देखिए 4 प्रश्न है। अगर आपको समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन का कॉन्सेप्ट पता है, तो समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आपके सामने आई और उस समस्या के पक्ष और उसके विपक्ष दोनों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए आप एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रहे हैं भाई। यह है समालोचनात्मक चिंतन का सही अर्थ। प्रश्न दिया, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय। बच्चे को पक्ष और विपक्ष सोचना पड़ा क्या? नहीं। फिक्स क्वेश्चन है, सरकार ने जो भी उपाय कर रखे हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के, वो यहीं पर उनका उत्तर लिख देगा। क्या उसने पक्ष और विपक्ष देखा? पता ही नहीं चला। ये नहीं हो सकता प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन के विकास का। भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका। अब अगर हेल्थ में भारतीय सरकार की और शिक्षा में क्या भूमिका है, ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है। यहां भी अगर बच्चे से ये पूछा जाए
कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। इन सभी प्रश्नों में आप सुझाव जोड़ दीजिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या सुझाव, वहां व्यक्ति का मौलिक चिंतन काम करेगा, वहां व्यक्ति की समालोचनात्मक दृष्टि काम करेगी। या तो फिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, सरकार की भूमिका बताइए, तथ्यात्मक प्रश्न है। महिलाओं पर कार्य का दुगना बोझ है, बिल्कुल, घर का काम भी कर रही हैं और ऑफिस का काम भी कर रही हैं, सोचना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड बात है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तीनों प्रश्न सही नहीं है। लेकिन जैसे ये प्रश्न आएगा, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य या असत्य, अब बच्चे का दिमाग काम करेगा। तो वो देखेगा कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, और संक्रामक रोग के सारे संक्रामक रोग जल से उत्पन्न होते हैं क्या। अब इसको सत्य बताएगा तो सत्य के पक्ष में तो ढूंढेगा, और असत्य बताएगा तो असत्य के पक्ष में वो ढूंढेगा। तो पक्ष विपक्ष तय करने के बाद में वो पहुंचेगा कि नहीं, सभी संक्रामक रोग जल जनित नहीं होते। इस तरह वो अपने दिमाग का काम करेगा, समालोचनात्मक दृष्टि उत्पन्न का विकसित करेगा, और तब जा करके इस प्रश्न को उत्तर। तो इस तरह आलोचनात्मक चिंतन का कौशल का विकसित करने में ये प्रश्न उसकी मदद करेगा। ये CTET 2011 में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा टफ प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न CTET में बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आपने विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से समझ के पढ़ा है, तो ऐसे प्रश्नों से भी डरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आलोचनात्मक चिंतन हमने पढ़ रखा है, और कौन से प्रश्न है जो आलोचनात्मक चिंतन को, तो आलोचनात्मक चिंतन क्या करता है, व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे प्रश्न जो तथ्यात्मक होंगे या जिनका उत्तर हाँ या ना में होगा, वो व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, वहां पक्ष विपक्ष होगा ही नहीं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न होते हैं कई जिनका उत्तर कि आप अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे। अब बच्चा सोचेगा, तो सोचने के लिए यानी कि वो समालोचनात्मक दृष्टि देखेगा कि एक आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो वो देखेगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री से क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं और क्या उसको करना चाहिए। तो ये प्रश्न तो भैया आलोचनात्मक चिंतन विकसित करते हैं। एक अन्वेषणात्मक प्रश्न, खोज वाले, ये तो है ही, खोज व्यक्ति करेगा तो उसमें पक्ष विपक्ष सब चीज ढूंढेगा। एक अभिसारी प्रकार के प्रश्न होते हैं। अभिसारी प्रकार के प्रश्न हालांकि संकीर्ण दृष्टि के प्रश्न होते हैं। वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक, पर इन वैकल्पिक प्रश्नों में उसके पास विकल्प कम से कम 2 विकल्प तो होंगे। तो एक विकल्प देखेगा तो इसके पक्ष और विपक्ष में प्रश्न वो ढूंढेगा, और दूसरा विकल्प देखेगा तो इसके पक्ष विपक्ष में वो ढूंढेगा, कुछ सोचेगा। तो इसका मतलब ये तीनों प्रकार के प्रश्न ऐसे हैं जो व्यक्ति के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। लेकिन बंद उत्तर वाले प्रश्न, भारत की राजधानी बताइए, ये बंद उत्तर वाला प्रश्न है। मैं लिख देता हूं यहां पे कि भारत की राजधानी, अब बच्चे को सोचना ही नहीं पड़ा यहां, तो तुरंत उत्तर दे दिया, बंद उत्तर हो गया, नई दिल्ली। दिल्ली है, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। सोच लिया, सोचना ही नहीं पड़ा, मतलब खत्म हो गया। भारत की राजधानी बताइए, नई दिल्ली। तो ये बंद उत्तर वाले जितने भी प्रश्न हैं वो बच्चे के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। चलिए, यस, ये सारे प्रश्न इसमें से हो चुके हैं, और समालोचनात्मक चिंतन के इस प्रश्नोत्तरी के साथ ही हमारा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ये जो यूनिट है उसको हम करेंगे आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।